हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेट्स ग्रुप पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2017 का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। 2017 का क्वेश्चन पेपर है, पीआरटी लेवल है, यानी कि लेवल फर्स्ट। और डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से, 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट पेपर हो जाएगा ये, अगर आप हरियाणा स्टेट से नहीं हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, लाइक यूपी या फिर दिल्ली, ठीक है, तो आपके लिए एक मॉक टेस्ट पेपर हो जाएगा। एचटेट का जो लेवल होता है वो इजी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और मेरी समझ से तो ये सीटेट लेवल से भी जो है काफ़ी ऊपर होता है एचटेट का। ठीक है, सीडीपी सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं आज हम। और आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, कि एक लर्निंग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। व्हाट इज़ पैरेलल प्ले? पैरेलल प्ले क्या है? ठीक है, यानी कि पैरेलल प्ले, समानांतर प्ले। आपके ऑप्शन हैं समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागिता दिखाना, या फिर रोल प्ले, या अलग अलग खेलना। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो दो दोस्त हैं और वो एक रूम में बैठे हुए हैं। मान लो एक रूम है ये, ठीक है, और यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त ये है और दूसरा दोस्त ये है। अब इन दोनों दोस्तों के पास खिलौने हैं। ये वाला दोस्त, यानी कि दोस्त, और एक दूसरा दोस्त है, इसका नंबर है 2। तो दोनों ही दोस्त जो हैं एक दूसरे अपने खिलौने से खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं खेल रहे हैं, अपने खिलौने से खेल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो 1 नंबर दोस्त है वो भी अपने खिलौने से खेल रहा है, और जो 2 नंबर दोस्त है वो भी अपने खिलौने से खेल रहा है। इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्ले। ठीक है, ध्यान रखना, शेयरिंग वहाँ पे नहीं हो रही है। ना तो एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर के साथ शेयरिंग कर रहा है खिलौने की, और ना ही 2 नंबर जो है पहले वाले नंबर के साथ खिलौने की शेयर कर रहा है। तो इसको कहते हैं पैरेलल प्ले। ठीक है, ये आपका क्या है? पैरेलल प्ले। और अगर आपको प्ले के बारे में अच्छे से जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्ले होते हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्लेइंग सेपरेटली। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो आगे चलते हैं। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, सारे ग्रुप के सेंस आ रहे हैं। प्लेइंग इन ग्रुप्स, तो ग्रुप में तो शेयरिंग करेंगे ही करेंगे। पार्टिसिपेशन इन स्मॉल ग्रुप्स, या फिर रोल प्ले। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं नेगेटिव सेंस के अंदर हैं। आप कह सकते हैं इसका जो आंसर है 4th है। ठीक है, ऑफिशियल की के अनुसार भी मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर जो है 4th है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट शुड को करिकुलर एक्टिविटी बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल? ठीक है, मतलब स्कूल के अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, बेसिकली उनको क्यों ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इट हेल्प्स इंस्टीट्यूशन टू गेट फेम, तो बेसिकली संस्था को प्रसिद्धि मिलेगी, तो इसका कोई तुक नहीं बनता। ठीक है, जब तक जो है बच्चों को प्रसिद्धि नहीं मिलेगी तो संस्था को प्रसिद्धि मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है। इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्कूल के अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है। को करिकुलर एक्टिविटी क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। को करिकुलर एक्टिविटी होती हैं स्कूल के अंदर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्ले। ठीक है, बच्चे जो हैं खेलते हैं, प्ले हो गया आपका। जैसे कि आपका डांस हो गया, आजकल जो डांस है वो भी काफ़ी कराया जाता है बच्चों को, या फिर तरह तरह के रोल प्ले कराए जाते हैं। तो ड्राइंग कंपटीशन हो गया है, या फिर अलग तरह की चीज़ें होती हैं, साइंस एग्जीबिशन हो गया है, कुछ अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हो गई हैं। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हैं ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। और ये जो एक्टिविटी है, अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो काफ़ी ज़रूरी होती है उन बच्चों के लिए एक्टिविटी। जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये बच्चों के ओवरऑल जो समग्र विकास होता है बच्चों का, वो इन्हीं की वजह से होता है, को करिकुलर एक्टिविटी से। अदरवाइज़ बच्चा जो है पढ़ पढ़ के जो है बोर हो जाएगा। इन एक्टिविटी से बच्चों का एंजॉय भी हो जाता है, और बच्चे की जितनी डोमेन है, जैसे कि कोग्निटिव डोमेन हो गई, साइको मोटर डोमेन हो गई, ठीक है, और आपका जो एक अफेक्टिव डोमेन है, वो जो डोमेन है अच्छे से इम्प्रूव होती है, और बच्चे का 360 डिग्री में विकास होता है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रोफाउंडर ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक बताने हैं आपको, तो इसका जो सीधा सा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जॉन एफ हर्बर्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, मेंटल ग्रोथ जो मानसिक वृद्धि है और विकास है वो किन कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सीटेट के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पेपर कराए हुए हैं सोल्ड। ठीक है, कम से कम 15-16 क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कराए हुए हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया है। मतलब 15 क्वेश्चन पेपर अगर मैंने कराए हैं तो उसमें से 10 बार तो ये ज़रूर पूछा गया है क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर आप जल्दी से सक्सेस चाहते हो, चाहे कोई भी टेट हो, सी टेट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी स्टेट की टेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप फटाफट नोट कर लो क्योंकि 10 में से 5 या 6 बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इसका जो आंसर है राइट। ठीक है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण कारक, आपने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी पढ़ी होगी। ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंट होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, आप ग्रोथ कैसे भी कह लो, आप चाहे मानसिक हो चाहे कुछ भी हो, चाहे फिजिकल हो, है तो ग्रोथ ही ना। तो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, इसके अंदर हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ठीक है, हेरिडिटी का मतलब होता है जीन, जो हमको हमारे पेरेंट से मिलते हैं। ठीक है, फादर से मिलते हैं, मदर से मिलते हैं और उनको मिले हैं उनके फादर मदर से। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गुण होते हैं जो पेरेंट से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, आप जैसे सपोज़ करो माँ बाप का अगर सपोज़ करो जो स्किन कलर है वो अगर काला होगा तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे का स्किन कलर भी काला ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हेरिडिटी एक फैक्टर है जिसको हम डेवलपमेंट के अंदर काउंट करते ही करते हैं। अब एनवायरनमेंट का क्या रोल है, एनवायरनमेंट का यहाँ पे क्या कैसे रोल हो जाएगा? मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अब जब जन्म लेते हो तो आप बाहर मतलब जन्म लेते हो तो आप इस एनवायरनमेंट के अंदर, प्रकृति के अंदर ही तो बड़े होते हो ना। तो एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके डेवलपमेंट को ढालने में, आपकी पर्सनैलिटी को बनाने में। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हेरिडिटी देखो सिंगल हैंडल्ड नहीं है। ये सिंगल अगर आप कहो कि भाई हेरिडिटी रोल प्ले करती है सबसे ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसी हमारे पास कोई डिवाइस कोई टूल ऐसा है नहीं जो कि ये बता सकती है कि भाई कितने % हेरिडिटी रोल प्ले करती है और कितने % एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो है ना रेसिप्रोकल इनका इफेक्ट है। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे की अंतक्रिया है, एक दूसरे का इंट्रैक्शन है, गुणात्मक प्रभाव है। क्या है? गुणात्मक प्रभाव। जैसे एच का मतलब हेरिडिटी और एच का मतलब जैसे यहाँ पे हो जाएगा हेरिडिटी, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, एच इंटू में, और एनवायरनमेंट का मतलब हो जाएगा जैसे सपोज करो ई, तो ये बन जाता है आपका डी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक प्रभाव होता है, योगात्मक प्रभाव भी नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि एचटेट का जो लेवल है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेरेटिवली सीटेट के। तो अगर आप एचटेट के क्वेश्चन पेपर करते हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, आप गूगल वगैरह पे भी इधर उधर नहीं मिलते हैं क्वेश्चन पेपर और इनकी बुक वगैरह भी नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एचटेट क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ, उनके सोल्यूशन के साथ आऊँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलो करते हैं। 5th क्वेश्चन, द लॉ ऑफ रेडीनेस एंड एज वन ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग हैज़ बीन प्रोफाउंडेड बाय। देखो ऐसे क्वेश्चन एस्टेट में काफ़ी आते हैं कि भाई जो फलाना लॉ था वो किसने बनाया, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस के बारे में। अब लॉ ऑफ रेडीनेस देखो 2-3 लॉ हैं, तत्परता के नियम, अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये जो लॉ हैं ये बेसिकली एल थॉर्नडाइक ने बनाए थे। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। और अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो ये वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में से निकाल के आपको थंबनेल पे ही नाम लिखा दिख जाएगा और टाइटल के साथ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आप गेन कर सकते हैं।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन द चाइल्ड। ठीक है, देखो आपको बताना है कि इन निम्नलिखित में से कौन कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको बेसिकली एक फैक्टर के बारे में बताना है जो कि मोरल डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू प्ले करता है। ठीक है, प्रेयर असेंबली के बारे में सभी जानते हैं, जो प्रार्थना सभा होती है सुबह सुबह। प्रॉपर सोशलाइजेशन, ठीक है, सही समाजीकरण, या फिर इंटेलेक्ट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो व्हाट वुड यू थिंक बेसिकली? देखो मेरे को तो सारे ही करेक्ट लग रहे हैं। प्रेयर असेंबली में बच्चा जब प्रार्थना में जाता है तो भगवान के बारे में सोचता है, और 2-3 प्रकार की अन्य एक्टिविटी कराई जाती हैं, तो बेसिकली बच्चे का जो विकास होता है, तो स्पिरिचुअल आप डेवलपमेंट कह सकते हो यहाँ पे। प्रॉपर सोशलाइजेशन, सही समाजीकरण मतलब जब हम प्रेयर में जाते हैं तो सही बातें भी बताई जाती हैं। और बेसिकली अगर एक बच्चे के साथ आप अपनी दोस्ती कर रहे हो और अगर वो बच्चा भी काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में भी काफ़ी अच्छा है, तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो सही समाजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। देखो समाजीकरण तो तब भी होगा जब किसी गंदे दोस्त के साथ बैठोगे। गंदा इन दैट सेंस कि वो पढ़ाई में कमज़ोर है या फिर और भी 2-3 बुरी आदतें उसके साथ हैं, जैसे स्मोकिंग वगैरह। तो देखो दोस्ती में भी डिफरेंस होता है, लेकिन डेवलपमेंट तो दोनों के साथ ही होता है। हमारा समाजीकरण तो दोनों के साथ होता है, चाहे गंदा दोस्त हो चाहे अच्छा दोस्त हो, लेकिन समाजीकरण सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि से रिलेटेड। तो आप जो चीज़ आप समझ रहे हो टीचर से, वो आपको कितनी समझ में आ रही है, आप उसके ऊपर कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके इंटेलेक्ट लेवल को इम्प्रूव करेगा। तो तीनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली मोरल डेवलपमेंट को बनाने में। और इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बात आई समझ में आपको? ठीक है, अगर कोई एनी डाउट आपका है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ए नॉर्मल चाइल्ड जो है वो बिलोंग करता है, उसका जो IQ लेवल है वो कितनी रेंज में बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। जो सामान्य बच्चा है, ठीक है, सामान्य जिसका बुद्धि स्तर जो सामान्य है, उसका बेसिकली रेंज क्या है, IQ लेवल का रेंज आपको बताना है। देखो 70 से 79 के बीच में तो ये बिलो एवरेज हो जाता है। सामान्य का मतलब एवरेज। और मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इंटेलिजेंस के ऊपर, आप देख सकते हैं। जिसका IQ लेवल 100 है, तो वो बच्चा जो है बेसिकली एवरेज कैटेगरी में रखा जा सकता है। मोर देन 100 मतलब 100 के आसपास रेंज में आ जाए। लेकिन यहाँ पे जो रेंज दी हुई है वो है 90 से 109। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 90 से 109 होगा। 109 से ऊपर जो है, जिसका IQ लेवल 109 से ऊपर होगा तो वो अच्छी बुद्धि रखता है, आप कह सकते हैं। और जिसका IQ 90 से बिलो होगा तो वो जो है बिलो एवरेज माना जाएगा। तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर है वो 90 से लेके 109 है, 90 से लेके 109 के बीच में इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेज ऑफ लेटर चाइल्डहुड। अब जो लेटर चाइल्डहुड है वो इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कारक है, करेक्टरिस्टिक है जो कि लेटर चाइल्डहुड बच्चे शो करते हैं। तो लेटर चाइल्डहुड बच्चे जो शो करते हैं, देखो उसका जो आंसर है, अगर मैं 4th की तरफ देखूँ हीरो वर्शिप, तो ये नहीं होगा। हीरो वर्शिप बेसिकली आपका एडोलसेंट स्टेज के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते टाइम कॉन्सेप्ट मतलब आने वाली समय के बारे में सोचना कि मैं फ्यूचर में ऐसे बन जाऊं, मैं विराट कोहली बन जाऊं या मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊं, इस तरीके की बातें सोचना। ठीक है, या मैं सलमान खान बन जाऊं। तो ये आपका टाइम कॉन्सेप्ट है कि मतलब समय की संकल्पना या समय के बारे में सोचना। सेल्फ असर्शन मतलब होता है हठी जिद्दी। तो ऐसा बच्चा जिसके जो मतलब लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में चल रहा है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की स्टेज में चल रहा है बेसिकली, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो इसका जो आंसर है वो है हठी, यानी कि सेल्फ असर्शन। बच्चा जो है बेसिकली अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ठीक है, और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर नहीं करता है। ओके, जिसकी वजह से वो अपने ही एस्पेक्ट को आगे रखता है। ठीक है, चाहे वो एस्पेक्ट को उसका कोई लॉजिक ना हो,
ठीक है। अगर लॉजिक भी होगा तो वो अपने ही चीज़ को सबसे ऊपर रखेगा। ओके, तो उसका जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ए वैलिड एंड रिलायबल मेथड टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर इज, ठीक है। शिक्षार्थी की अभिरुचि मतलब उसका इंटरेस्ट एवं अभिक्षमता मतलब उसका एप्टीट्यूड के बारे में आपको जानना है। तो बेसिकली कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे, ठीक है, उसके इंटरेस्ट और उसके एप्टीट्यूड के बारे में जाना। तो बेसिकली आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करके जो है आप जो है मतलब इस कंक्लूज़न पे पहुँचेंगे कि भाई उसका इंटरेस्ट किन किन चीज़ों में है, बच्चे का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसका एप्टीट्यूड यानी कि बच्चे का एप्टीट्यूड किन किन चीज़ों में है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसको अच्छे लगते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड शुड बी अप्रोप्रिएट इन दिस क्वेश्चन। और बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड की। तो ये कॉन्शियस मेथड होता है जहाँ पे हम बच्चे की थॉट्स फीलिंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंट करके, तो ये कोई से भी मेथड नहीं है। इसका जो आंसर है वो ऑब्जर्वेशन मेथड कि बच्चों को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो बेसिकली आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अंतर्मुखी मतलब जो अपने अंदर ही सोचता है सारी चीज़ें, ठीक है, जो अपने अंदर ही थिंक करता है। इसको आप आत्म केंद्रित भी बोल सकते हैं कि भाई सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, कि मतलब अपने अंदर ही सोचता है सारी चीज़ें। रूढ़िवादी, किसी फैक्ट को या किसी फैक्ट को आगे लेके चलना कि भाई उसी के बारे में सोचना है। जैसे कि रूढ़िवाद, जेंडर स्टीरियोटाइप रूढ़िवाद होती है कि समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं कि भाई लड़कियों को उनके हिसाब का काम देना चाहिए, लड़कों को उनके हिसाब का काम देना चाहिए, तो वो इसी फैक्ट पे अड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रूढ़िवादी सोच होती है। या दब्बू किस्म का आदमी, सबमिसिव आप कह सकते हैं उन्हें, कि मतलब दब्बू बन के रहे, ठीक है, दूसरों से ज़्यादा बात ना करे। इंट्रोवर्ट बेसिकली आप उन्हें कह सकते हैं, ज़्यादा बात करेंगे ही नहीं। हाँ, यहाँ पे जो आंसर आप देख सकते हैं, देखो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, चाहे वो सेल्फ सेंटर्ड हो या फिर कंजर्वेटिव हो या फिर सबमिसिव हो, ये तीनों की तीनों चीज़ें ना सेम फैक्ट पे जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि सोशलिटी, यानी कि सामाजिकता। तो यही इसका आंसर है, सामाजिकता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति जो है अपने बारे में ना सोच के बेसिकली दूसरों के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी कि सोशल क्या है यहाँ पे, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। तो ये अंतर्मुखी नहीं होगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसा कथन आपको बताना है जो कि सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो आपको बताना है, जैसे बुद्धि एवं विकास दो अलग आयाम हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। देखो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डेवलपमेंट। आपको पता है जो ग्रोथ होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रोथ, वो एक सब डोमेन होती है। ग्रोथ क्या होती है, सब डोमेन होती है। किसकी सब डोमेन होती है ये होती है डेवलपमेंट की, ठीक है। ग्रोथ किसकी सब डोमेन होती है, डेवलपमेंट की। तो बेसिकली, और मैं आपको बता दूं, जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी लाइफ में चलता है। विकास हमारा पूरी लाइफ में होता है। वो अलग बात है कि बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन होता ज़रूर है। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो आपकी एक क्वांटिटिव प्रोसेस होती है। मतलब इसकी मात्रा को हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी हाइट, अब आपकी हाइट मेज़र की जा सकती है, ठीक है। अब आपकी हाइट जो है एक निश्चित एज तक ही बढ़ेगी। मान लो 20 साल, 22, 23, 24, 25 लास्ट मान के चलते हैं। 25 के बाद जो है आपकी हाइट, देखा ये जाता है मतलब बहुत सारे केसेस में कि मनुष्य की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो ये ग्रोथ तो आपकी बंद हो गई ना, स्टॉप हो गई एकदम से। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ
ग्रोथ जो है एक क्वांटिटिव प्रोसेस है, ये मेज़र की जा सकती है, तो स्टॉप भी हो जाएगी। जैसे नाखून है आपके, या जैसे हेयर हैं आपके, ठीक है, जो फिजिकल से रिलेटेड हैं, आपकी फिजिक्स से रिलेटेड हैं, शरीर से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट लाइफ नहीं चलती है, ये स्टॉप हो जाती है कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपका जो डेवलपमेंट है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो कन्फ्यूज़ मत होना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ये आपका ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग चिल्ड्रन। देखो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं अपने चैनल पर, टैट्स ग्रुप पर, आप देख लेना। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम के अंदर आता ही आता है। एक नंबर तो आपका यहाँ पे पक्का हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों होता है बच्चों के बीच में, तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से ही होता है, अंतक्रिया की वजह से ही होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप एक चीज़ बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली में है गलत, ठीक है। और मैंने देखा है एचटेट बेसिकली, एक मिनट रुकना, मैंने देखा है बेसिकली जो एचटेट के अंदर ऑफिशियल जो उनकी की है, आंसर की है, उसके अंदर ये क्वेश्चन गलत बताया गया है। मतलब इसका आंसर ही नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मैंने आपको बता दिया है, एक तो हेरिडिटी की वजह से और एक एनवायरनमेंट की वजह से बच्चे जो हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली एक तो ऑप्शन नंबर 3 देख लो आप, रेस मतलब नस्ल, तो ये एक प्रकार का हेरिडिटी वाला फैक्टर है। और उसके बाद दे दिया इन्होंने प्लेस का मतलब स्थान, ये एक प्रकार का एनवायरनमेंट फैक्टर है। तो बेसिकली रेस प्लेस मतलब इन्होंने हेरिडिटी को अलग ऑप्शन में दे दिया और एनवायरनमेंट को अलग ऑप्शन में दे दिया। और जबकि आपको पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना तो प्योरली हेरिडिटी की वजह से होती है और ना प्योरली एनवायरनमेंट की वजह से होती है, बल्कि इन दोनों का गुणात्मक प्रभाव होती है। तो ऑप्शन में अगर कभी आए तो वो इकट्ठा ही आएगा, यानी कि रेस और प्लेस एक साथ जुड़ के ही आने चाहिए, ठीक है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक साथ जुड़ के ही आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने ना अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। जैसे अब आप ये भी देख लें, एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, ये भी एक एनवायरनमेंट का ही फैक्टर हो जाएगा बेसिकली, तो ये भी इन्होंने अलग दिया हुआ है। इंटेलिजेंस ही आपका हेरिडिटी से मिलता जुलता है, ठीक है, तो ये भी आपका एक प्रकार से अलग दिया हुआ है। तो चारों ही ऑप्शन इन्होंने ना अलग थलग दे दिए। अब बच्चा लगाए तो किस पे लगाए, ठीक है। इतना दिमाग तो जनता में होता नहीं है, क्योंकि देने वाले भी नहीं सोचते हैं। तो ये ऑप्शन जो है गलत, ये एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, आधारहीन क्वेश्चन है ये, इसका कोई तुक नहीं बनता, इसको छोड़ दो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको करेक्ट पर निशान लगाना है। तो ये आप देख लें, इसमें भी देखो मैं आपको एक गलती बताता हूँ, गलती क्या है। मैच्योरिटी हैज़ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, परिपक्वता अभ्यास का महत्व होता है, परिपक्वता के अंदर अभ्यास का महत्व होता है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी के अंदर प्रैक्टिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और सेकंड ऑप्शन है परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। देखो यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली में ये जो वर्ड दिया हुआ है ये एक्चुअली में साइकोलॉजिकल है, ठीक है, यानी कि मनोवैज्ञानिक। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा मैच्योरिटी इज़ ए साइको सोशल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो साइको सोशल या साइकोलॉजिकल यहाँ पे एक्चुअली में निकल के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकल है ये। तो आंसर इसका एक्चुअली में ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा, साइकोलॉजिकल। देखो मनोवैज्ञानिक के अंदर तीनों ही डोमेन काउंट हो जाती है, अफेक्टिव डोमेन, आपकी कॉग्निटिव डोमेन, आपकी सोशल डोमेन आप कह सकते हो, आपकी फिजिकल डोमेन, साइकोमोटर कह सकते हो आप। ये सारे डोमेन जो हैं बेसिकली साइकोलॉजिकल में काउंट हो रही हैं। अब साइकोलॉजिकल में काउंट हो रही हैं तो अब ऐसा बच्चा जिनकी ये सारी डोमेन जो है अच्छे से चल रही हैं, विकास हो रहा है, तो फिर बच्चा ऑब्वियस सी बात है मैच्योर होगा ही होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, मैच्योरिटी कंटिन्यूस टिल दैट, ठीक है, ये भी है कहीं ना कहीं, मैं इसको मानता हूँ कि मरणोपरांत तक आपकी परिपक्वता चलती रहती है, क्योंकि इंसान जो है बुढ़ापे में सीखता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो आंसर की में भी इसका जो आंसर है वो सेकंड है, वो मैंने आपको बता दिया है सेकंड क्यों है, क्योंकि ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट है सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे। बाकी फोर्थ में देख लेते हैं, मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स ओनली क्वांटिटिव चेंज। अब क्वांटिटिव तो है नहीं यहाँ पे, मैच्योरिटी ऐसा कोई टूल ऐसा कोई टूल हमारे पास है नहीं, ऐसी कोई डिवाइस हमारे पास नहीं है जो झटपट जो है क्वांटिटिव जो एक्चुअली में यहाँ पे हम क्या कहें जो मैच्योरिटी को मेज़र कर लें, ऐसा तो कोई टूल हमारे पास बना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर।
बात करते हैं द डायनेमिक फोर्स दैट एनर्जाइज बिहेवियर एंड कंपेल्स अ चाइल्ड टू एक्ट टू लर्न। देखो, कंपेल्स करे चाइल्ड को, ऐसा बिहेवियर, ऐसा आपको यहाँ पे करैक्टरिस्टिक बताना है, ऐसा कारक आपको बताना है जो बच्चों को प्रेरित करे, जो बच्चों को क्या करे, प्रेरित करे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, देखो आप सोच रहे होंगे इसका आंसर गोल है, लेकिन गोल इसका आंसर नहीं है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, प्रबल प्रेरणा। मतलब प्रबल प्रेरणा का क्या मतलब है? देखो, गोल हम सेट कर लेते हैं, गोल हम सेट कर लेते हैं। मान लो जैसे कि सपोज करो कि मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को क्या बनना है, आईएएस बनना है। अब ये मेरा गोल है, तो जब गोल सेट हो गया तो क्या मैं आईएएस बन गया? आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं आईएएस बन गया अगर मेरा गोल सेट हो गया? तो नहीं बना ना। बनने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता मेरे को तय करना है, बनने के लिए बहुत ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा मुझे। मेरे को दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मोटिवेशन का मतलब ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइव का मतलब होता है प्रबल प्रेरणा। ठीक है, मतलब प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी, एनकरेजेस की जरूरत पड़ेगी, उत्साह की जरूरत पड़ेगी। तो बीच में ऐसा होता है, क्योंकि लंबा टाइम होता है, बीच में ऐसा होता है कि डीमोटिवेशन आती ही आती है। अब जैसे सपोज करो कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं मेरे टैट्स गुरु चैनल पे, 10 मिलियन सब्सक्राइबर। ठीक है, अब इस चीज़ को मेरे को क्रॉस करने के लिए 5 साल, 6 साल, 10 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, काम करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रबल प्रेरणा, और उसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आ जाता है। और दोस्तों आज का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th, और फिर बोलेंगे बाय बाय। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटजीज फुलफिल्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अंडर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो भैया आपको एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा मेथड बताना है, ठीक है, जिससे कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञानात्मक पक्ष जो हैं अच्छे से अफेक्ट करें। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कौन सा मेथड है? यहाँ पे लेक्चर है, ग्रुप डिस्कशन है, या फिर रोल प्लेइंग है, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है? तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोल प्लेइंग मेथड, भूमिका निर्वहन। ठीक है, देखो लेक्चर से कभी भी आपका कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन जो है इम्प्रूव नहीं करता। ठीक है, क्योंकि लेक्चर में क्या है कि टीचर लेक्चर देता है, बच्चे तो पैसिवली बैठ के जो है इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए साइकोमोटर वहाँ पे एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन काफ़ी हद तक सही है, ठीक है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर काफ़ी प्रमोट होता है। लेकिन रोल प्लेइंग क्या है? देखो रोल प्लेइंग का मतलब मैं समझाता हूँ, एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो वर्ड है साइकोलॉजी के अंदर काफ़ी यूज़ होता है, रोल प्लेइंग। देखो आप अगर टीचर हैं, आपको अच्छे से पता होगा, कई बार बच्चे जो हैं ग्रुप बना के 5-6 बच्चे, 10 बच्चे हैं उसमें, और वो जो हैं एक रोल प्ले करते हैं स्टेज पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों पहले मेरे स्कूल में एक रोल प्ले हुआ था, स्ट्रीट प्ले था। हमारे समाज में सोशल इशू है, मतलब पोल्यूशन फैलाना, मतलब आपने घरों के आसपास सफाई रखना। ठीक है, ये एक थीम थी प्ले की। तो क्या करा, 10 बच्चे मिल गए और 10 बच्चों ने एक ऐसा प्ले बनाया, उसमें ऐसे डायलॉग लिखे, हर बच्चे के पास एक एक रोल गया, रोल के हिसाब से डायलॉग गए, फिर उन्होंने रिहर्सल करी, फिर स्कूल स्टेज पे जाके उन्होंने उस प्ले को परफॉर्म किया। मतलब हर बच्चे का अपना अपना एक क्या था, रोल था, उसमें भूमिका निर्वहन किया उन्होंने। अच्छा, वो एक ऐसा प्ले था, वो हमने स्ट्रीट में भी जाके कराया, मतलब गली मोहल्लों में भी जाके कराया, मार्केट में जाके कराया। नुक्कड़ नाटक जिसको हम कहते हैं, नुक्कड़ प्रोग्राम जिसको हिंदी में भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज़ है, नुक्कड़ प्रोग्राम के अंदर हर बच्चे के पास एक एक रोल जाता है। कई बार बच्चे जो हैं कल्चर बेस्ड भी प्रोग्राम करते हैं, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर काफ़ी प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हरियाणवी डांस भी करते हैं, वो भी एक प्रकार का रोल प्ले ही है। ठीक है, हर बच्चे के पास एक एक रोल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा जो है, हर बच्चा अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, वो एक रोल प्ले है। इसमें बच्चा क्या करता है, डायलॉग तो करेगा ही करेगा, साथ में सोचेगा भी। बच्चा जो है, बच्चे की अफेक्टिव डोमेन भी अफेक्ट करेगी, बच्चे की साइकोमोटर डोमेन भी अफेक्ट करेगी। ठीक है, सारी सेंसेस उसकी गति में रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन को वो पैसिवली नहीं एक्टिवली गेन करना चाहेगा। तो तीनों ही डोमेन जो है इन्फ्लुएंस करती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, बाई रोल प्ले से। ठीक है,
तो दोस्तों ये था 2017 का क्वेश्चन पेपर और ये है पीआरटी लेवल एचटेट का ये पेपर है। मैं कोशिश करूँगा कि एचटेट के काफ़ी सारे पेपर मैं आपको सोल्व कराऊँ, क्योंकि एचटेट का जो लेवल है वो काफ़ी एडवांस आता है सीटेट के मुकाबले, ऐसा मैंने देखा है। और आप मेरा अगर विश्वास नहीं करते हैं तो कोई भी गूगल करके एचटेट का पेपर निकाल लो। सीटेट में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन एचटेट में आपके मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 1 से लेकर 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट, मैंने आंसर्स नहीं बताए हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं 16 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, उसकी वीडियो अपलोड होगी टेट्स गुरु चैनल पे टुमारो। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।